Hey, hello, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkita नाम बोल सकते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना फाइनली पार्ट 11। पार्ट 10 हो चुका है, ठीक है। तो अब पार्ट 11 करेंगे, जिसमें जो टॉपिक है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर अकॉर्डिंग टू अ बुक। इट इज़ 2.5 टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू आवर यूट्यूब सीरीज इट इज़ 11th टॉपिक और 11th पार्ट, ठीक है। चलो ठीक है। पता है इसमें मैं बहुत थक क्यों रहा हूँ, क्योंकि एक तो तुम्हारे लिए वीडियो प्रिपेयर करनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा अपना भी देखना पड़ता है ना, हॉलीडे होमवर्क वगैरह पे हॉलीडेज़ पड़े हुए हैं, तो हॉलीडे होमवर्क में भी मैंने करा नहीं है ठीक से, वो भी कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद साइंस को मैं रोज़ पढ़ता हूँ, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसको तो मैं किसी दिन छोड़ नहीं सकता हूँ, उसको तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ। ऊपर से तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है इजी चैप्टर, उसमें केप्लर्स लॉ भी मैंने आज प्रिपेयर कर लिए हैं, जल्दी तुम्हारे लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। वैसे केप्लर्स लॉ जो है वो एनसीईआरटी वाले, मतलब जिनके पास एनसीईआरटी सिलेबस है ना, तो उनके लिए नहीं है, लेकिन वो पढ़ सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। 11th में वो पढ़ेंगे, लेकिन जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स के हैं तो वो लोग केप्लर्स जो हैं उनके सिलेबस में अभी हैं, ठीक है। और जो हमारे एनसीईआरटी वाले लोग हैं उनके सिलेबस में केप्लर्स लॉ 11th में आएंगे। लेकिन मैं जब अपना टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है, जब ग्रेविटेशन करूंगा तो मैं वो केप्लर्स लॉ भी अपलोड कर दूंगा साथ में, ठीक है। सो डोंट बी सेट। अब जो टॉपिक है अपना वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की यहाँ बात हो रही है, वही जो हम लोग बहुत सुनते हैं लोगों के मुंह से कि हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता क्या है, इतना नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। और कब से स्टार्ट हुआ ये भी नहीं पता, सब इसमें स्टार्टिंग हो जाएगी, कब एंड हुआ वो भी पता चल जाएगा। इस टॉपिक में नहीं पता चलेगा, लेकिन इस चैप्टर में जो पता चल जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक में क्या पता चलेगा तुम्हें, कब से स्टार्ट हुआ, कौन कौन उसमें थे, कौन कौन लड़ रहे थे, ठीक है। काफ़ी ईजी है, पढ़ते हैं। देखो तुम लोगों को लगता होगा कि मैं हर टॉपिक को इजी क्यों कहता हूँ। इजी इसलिए कहता हूँ क्योंकि हाँ वाकई में 9th क्लास के टॉपिक्स अधिकतर बहुत इजी हैं, ठीक है। टफ नहीं है वो टॉपिक्स, बस उनको पढ़ो अच्छे से, समझो, ठीक है। फिर कोई तुमसे कुछ भी पूछ ले बता सकते हो। चलो। So in 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, the Central Power, and France, Britain and Russia, later Italy and Romania. Each country had a global empire. अब देखो क्या था, 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये दो यूरोपियन अलायंस के बीच में होता है, मतलब दो यूरोपियन की जो अलायंस होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं दो यूरोपियन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में होते हैं ऑस्ट्रिया, टर्की और जर्मनी, ठीक है, जिसमें जो हेड होता है बेसिकली जर्मनी होता है, और जिसमें ऑस्ट्रिया, टर्की और जर्मनी होता है, तो उस ग्रुप को कहते हैं सेंट्रल पावर्स। ये देखिए लिखा भी है, जिस ग्रुप में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, टर्की है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, लेट्स सी, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल पावर, ठीक है। और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जिसमें है, और बाद में क्या कहते हैं इटली और रोमानिया भी आ गया था इसमें, फिर यूएसए भी आ जाता है, ठीक है। तो इन लोगों को हम कहते हैं एलाइडेड पावर्स। इसमें लिखा नहीं है क्या, चलो आगे आएगा शायद। वैसे कहते हैं एलाइडेड पावर्स, ठीक है। अब देखो, ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर एंड अ वॉर वाज फॉट इनसाइड, एक सेकेंड, हाँ। सो each country had a global power and the war was fought outside Europe as well as Europe, ठीक है। तो मतलब इतना ये अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर ही कहा गया है। तो जो यूरोपियन अलायंसेस थी दोनों, उनके पास अपनी अपनी पावर थी, अपनी अपनी पावर थी। तो बेसिकली क्या था, अपनी अपनी पावर थी, तो बेसिकली क्या था कि सब लोग जो थे, एक सेकेंड, अब देखो जब ये वर्ल्ड वॉर था तो इसमें जो यूरोपियन अलायंसेस थी उनकी अपनी अपनी पावर थी, ठीक है। तो ये जो वॉर हो रहा था ये यूरोप में तो हो ही रहा था, और यूरोप के साथ साथ यूरोप के बाहर भी हो रहा था, ऐसा देखने को मिला था। और ये देखना कि ये जो वर्ल्ड वॉर है ये यूरोप में ही है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये जो वर्ल्ड वॉर होता है ये यूरोप की कंट्रीज़ में ही होता है। दो यूरोप अलायंसेज होती हैं, जिसमें एक सेंट्रल पावर होती है, एक एलाइडेड पावर होती है, और आखिरी में एलाइडेड पावर जो होती है उनकी विक्ट्री होती है, ठीक है। तो सेंट्रल पावर जो वैसे की होती हैं उनमें ऑस्ट्रिया, टर्की और जर्मनी आते हैं, जिसमें जो हेड होता है वो जर्मनी होता है। एंड फॉर इन्फॉर्मेशन, एलाइडेड पावर में जो आपका क्या कहते हैं फ्रांस है, ब्रिटेन है और रशिया आती हैं, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेड अराउंड जार निकोलस सेकेंड, ठीक है। तो रशिया में क्या था, ये जो वार था वो काफ़ी पॉपुलर था और इसको स्टार्टिंग से ही पावरफुल वे में देखा गया था।
तो रशिया के किंग का नाम था ज़ार निकोलस सेकंड, ठीक है। तो ये भी उस टाइम पे हाँ लड़ने के उसमें थे। सो एज द वॉर कंटिन्यूड दो द ज़ार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डूमा। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही ये वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है, वॉर के स्टार्ट होता है, तो अब डूमा जो मतलब पार्लियामेंट थी, तो डूमा में कंजर्वेटिव्स बैठे हुए थे। अब जो कंजर्वेटिव्स बैठे हुए थे डूमा में, बेसिकली में उनकी सजेशंस को जो जार थे, जार निकोलस, वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, उनकी बातें नहीं सुन रहे थे जार निकोलस, ठीक है। जार रिफ्यूज़ कर रहे थे उनकी बातों को, ठीक है। तो सपोर्ट वर्थ, जिससे क्या हो रहा था, उनका जो सपोर्ट है, ठीक है, जार निकोलस का जो सपोर्ट है वो कम होता जा रहा था। सो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। अब जो रशिया मतलब एलाइडेड पावर्स हैं रशिया वगैरह, उनमें क्या था, जर्मनी वगैरह ऑस्ट्रिया टर्की के लिए काफ़ी एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स हो रहे थे, स्पेशली जर्मनी के लिए। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे जर्मनी से रशिया वाले लोग। सो एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये पीटर्सबर्ग एक सिटी का नाम है हमारी रशिया में। तो उन लोगों ने क्या करा, रीनेम कर दिया पीटर्सबर्ग का। अब पीटर्सबर्ग का रीनेम इन्होंने इसलिए करा, पीटर्सबर्ग का इन्होंने रीनेम इसलिए करा क्योंकि पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम है, तो इसको पेट्रोग्राड बना दिया, ठीक है। ये पीटर्सबर्ग जो था ये पहले जर्मन नेम था, और जर्मन के लिए इनके लिए एंटी सेंटिमेंट्स, ठीक है, एंटी सेंटिमेंट्स इनके लिए काफ़ी हो रहे थे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे जर्मनी से। तो जर्मन की कोई भी चीज़ अपने यहाँ नहीं रखना चाहते थे। पीटर्सबर्ग जो कि एक जर्मन नेम था, तो उसको चेंज करके इन्होंने पेट्रोग्राड इसका न्यू नेम कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द न्यू और द मॉडर्न नेम ऑफ पीटर्सबर्ग। सो द आंसर इज पेट्रोग्राड, ठीक है। So the Tsarina Alexander's German origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. अब देखो क्या था कि वहाँ जो गवर्नमेंट थी, अब देखो ये जरीना अलेक्जेंडर आई है। जरीना अलेक्जेंडर बेसिकली कौन है, तो जरीना अलेक्जेंडर ज़ार निकोलस की वाइफ है। तो जरीना अलेक्जेंडर जो है एक जर्मन की है, ठीक है, ये जर्मन से बिलोंग करती हैं, ठीक है, जर्मन से बिलोंग करती हैं, जर्मन की महारानी थी, फिर वो यहाँ जाती हैं, फिर वो राधे शादी कर लेती हैं, जर्मन की थी। तो लोग इनसे भी काफ़ी क्रोधित थे कि जर्मनी की वो कोई चीज़ रखनी ही नहीं चाहते थे, ठीक है। लोग जो भी जनता थी, आम जनता थी, या फिर हम कह सकते हैं डूमा थी, ठीक है, वो जर्मनी की कोई चीज़ नहीं रखना चाहते थे। और ऊपर से मोस्ट प्रोबेबली जो मोंग था, एक मोंग मतलब साधु संत था, रासपुतिन। तो रासपुतिन एक तरीके से हम कह सकते हैं किंग का मोंग था, जो राजा साहब थे उनका मोंग था, जिसका नाम था रासपुतिन। एक सेकंड, मैंने फ्लाइट मोड नहीं लगाया। तो किंग का जो मोंग था उसका नाम था रासपुतिन। तो ये उनको पूरी सजेशंस वगैरह देता था। इसके पीछे भी कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार क्या होता है, रानी का लड़का मतलब जो आपके ज़ार निकोलस है उनका लड़का है, वो काफ़ी बीमार होता है। गाँव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक साधु संत रहता है, इसका नाम रासपुतिन है, वो आपके लड़के को ठीक कर सकता है। उसके बाद जरीना अलेक्जेंडर मतलब ज़ार निकोलस की जो वाइफ होती है, वो कहती है हाँ ठीक है, रासपुतिन को बुला दो। जब बुला देते हैं और वो उनके लड़के को सही भी कर देता है। कुछ ऐसा होता है कि उनके लड़के को वो विद मैजिकल और मिस्टीरिकल पावर से ठीक कर देता है रासपुतिन। तो जरीना अलेक्जेंडर बहुत खुश होती है रासपुतिन से, तो वो एज अ प्राइस उनको अपने घर पे ही रख लेती हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह होगी तो रासपुतिन हमारे पास ही रहेगा। तो अपने महल में ही वो रासपुतिन को रख लेती है। अब रासपुतिन एकदम बिल्कुल बिहेव ऐसे करता है और ऐसे लाइफ स्टाइल अपनी जीता है जैसे वो राजा हो, ठीक है। तो वो राजा को एडवाइस देता था और वो एडवाइस स्पेशली रॉन्ग होती थी, ठीक है। वो एडवाइस जो थी वो मेनली रॉन्ग होती थी। तो जनता थी वो रासपुतिन और अलेक्जेंडर, क्या कह रहा हूँ मैं, रासपुतिन और अलेक्जेंडर जर्मन कहाँ गया, सॉरी। तो जो जनता थी वो रासपुतिन और जरीना अलेक्जेंडर से काफ़ी गुस्सा थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जरीना अलेक्जेंडर जर्मन से है इसलिए गुस्सा है, और रासपुतिन एक मॉन्क है जो कि सब गलत गलत बता रहा है, जिससे उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, ठीक है। कैन आई टॉक? So the First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. In the best armies fought from trenches stretched along Eastern fronts. ठीक है, अब देखो क्या था, यहाँ पे मैच है कोई, तो मैं दिखाई दूँ आपको सर, शायद नीचे है, अगर थी तो एक मैच,
एक सेकंड रुकना। ये देखो, ये यहाँ पे सेंट्रल कॉपर्स ये इसलिए कहेंगे क्योंकि बीच में है। देखो जर्मनी वगैरह है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, टर्की वगैरह ये आप देख सकते हैं बीच में है, ठीक है। इसलिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की को बेसिकली क्या कहा गया, सेंट्रल कॉपर कहा गया। और वहीं पे फ्रांस देखें, और आपका हम लोग अगर देखें रशिया वगैरह, तो वो रशिया इधर है, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते ब्रिटेन वगैरह अगर देखा जाए ना, तो ये आपके किनारे किनारे पे इस लिस्ट को एलाइटेड पावर कहा गया है। अब ये जो रशियन ये जो रेवोल्यूशन था, सॉरी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो ये दो पार्ट्स में देखा जा रहा था, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। आई होप आप लोग वेस्ट ईस्ट का डायरेक्शन जानते होंगे। तो दैट इज नॉर्थ, दैट इज साउथ, दैट इज ईस्ट एंड दैट इज वेस्ट, ठीक है। तो ये जो वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे दो टाइप्स के वॉर देखने को मिल रहे थे कि वेस्ट में ट्रिंचेस वॉर हो रहे थे। ट्रिंचेस स्पेलिंग दे देता हूँ, बेस्ट में ट्रेंचेस वॉर देखने को मिलता है। ट्रेंचेस वॉर क्या होता है, ट्रेंचेस वॉर का मतलब होता है कि एक ग्राउंड पे एक जगह पर गड्ढा खोद देना और गड्ढा खोद के गड्ढे में छुप छुप के फायरिंग करनी, दैट इज ट्रेंचेस वॉर। और इधर ईस्ट पार्ट में क्या देखने को मिल रहा था, ईस्ट पार्ट पे बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ, ईस्ट पार्ट पे बेसिकली क्या देखने को मिल रहा था, ईस्ट पार्ट पे कोई भी ट्रेंचेस वॉर नहीं हो रहा था। वो नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं ना फायरिंग वगैरह, या जैसे और लोग फायरिंग करते हैं, वो ग्राउंड पे ही फायरिंग हो रही थी, स्ट्राइक्स हो रही थी, ठीक है, स्ट्राइकिंग हो रही थी। तो क्या था, ये रिजल्ट देखने को मिला कि जो बेस्ट। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट है कि जर्मनी जो है, जर्मनी दोनों तरफ से लड़ रही थी, मतलब वो ट्रेंचेस वॉर भी लड़ रही थी और वो कौन से ग्राउंड वॉर्स भी लड़ रही थी। तो देखने को क्या मिलता है, जो ट्रेंचेस वॉर मतलब जो बेस्ट में होता है उसमें कम मौतें होती हैं। मौतें कम क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे छुप छुप के फायरिंग कर रहे थे, जिससे मौतें कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्ट वॉर। ईस्टर्न वॉर में क्या था, ईस्टर्न वॉर होता था तो वो ग्राउंड पे ही होता था, सब लोग एक सामने होते हैं, एक सामने होते हैं, तो सब लोग मर जाते थे, बहुत ही कम लोग बचते थे। थ्योरीज पढ़ो, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। सो इन द बेस्ट आर्मी फॉट, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, इन द ईस्ट आर्मी मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़, ठीक है। तो उसमें लार्ज कैजुअलिटीज़ होती थी, इसमें लोग ज़्यादा मरते थे, और डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। रशिया आर्मीज लॉस्ट बैटली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। तो रशिया काफ़ी बुरी तरीके से हारती, एक तरीके से 1914 से 1917 के बीच, सॉरी 1916 के बीच हारती। क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं रशिया के लोग बहुत सारे मरते हैं 1914 से 1916 के टाइम, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एलाइडेड पावर ही जीतती हैं, ठीक है। तो अभी ये एंड नहीं हुआ है इस वॉर का। तो देयर वॉज ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाय 1917। तो 1917 के टाइम पे, 1917 के टाइम पे 70 लाख लोगों की मौत होती है रशिया के। एज द रिट्रीटेड रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट द इनामी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। अब रशिया क्या करती है, रशिया जो रशियन आर्मी वगैरह होती है वो अपने क्रॉप्स और अपनी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसा क्यों करती है, जिससे जो लोग हैं सेंट्रल पावर्स के वो छुप ना पाएँ और हम लोगों पे अटैक ना कर पाएँ, ठीक है। सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। इससे क्या होता है, ये जो डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है, इससे 3 मिलियन रेफ्यूजीज जो होते हैं वो रशिया में आ जाते हैं। सो द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। अभी जो सिचुएशन हो रही थी ये काफ़ी पैंडमिक थी गवर्नमेंट और जार के लिए। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। अब जो सोल्जर्स, आर्मी सोल्जर्स वगैरह थे, वो इस तरीके का जो वॉर है वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। मतलब वो लड़ना क्यों नहीं चाह रहे थे, वो लड़ना इसलिए नहीं चाह रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई ज़ार निकोलस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डुमा की बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशंस थी जिसके लिए जो आम जनता के फिर सोल्जर्स वगैरह थे वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। देखो फिर क्या होता है, द वॉर ऑल्सो हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। और ये जो वॉर होता है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है इंडस्ट्री पे, ठीक है। सो रशियाज ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ
from other suppliers of industrial goods by German controls of the Baltic Sea. So industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916 रेलवे लाइन्स बिगिन टू ब्रेक डाउन। अब होता देखो क्या है कि रशिया में बहुत सारा पैंडेमिक टाइम देखने को मिल रहा था। रशिया की इंडस्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट हो रहा था, ठीक है। और रशिया की कुछ इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत ही कम से इंडस्ट्रीज़ थी, पॉकेट इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत कम इंडस्ट्री थी। ऊपर से प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रहा था। और जितना प्रोडक्शन वगैरह थोड़ा बहुत होता भी था तो वो जर्मनी के मतलब जो अपने सोल्जर्स वगैरह होते थे, रशिया के सोल्जर्स वगैरह होते जो वॉर में लड़ रहे थे, उनको प्रोवाइड करवा दिया जाता था, ठीक है। अब होता क्या है कि अच्छा फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक सी है बाल्टिक सी, इसमें शायद वो ऊपर एक नाम आया बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी जो है जर्मनी वगैरह सब जगह से बहती है, इधर नहीं है। अच्छा सपोज कर लो यहाँ पे लिखा तो नहीं है, यहीं पे एंड होती है, ठीक है। तो बाल्टिक सी मान लो यहाँ से बहती है, ठीक है। तो ये बाल्टिक सी का क्या था, ये नमक वगैरह। अब देखो बाल्टिक सी का क्या था कि ये अलग अलग रिसोर्सेज लेकर आती थी रशिया के इधर। इसका पूरा वे था रशिया की तरफ से, मतलब इधर से आती थी रशिया की तरफ से, पूरा वे था इसका। तो बीच में क्या था, जर्मनी ने यहाँ पे ब्लॉकेज लगा दिया, जिससे अब ये जिसका जो पानी है वो इधर को नहीं जा पाएगा, ठीक है। अपने जहाज वगैरह लगा दिए और कहीं ना कहीं से ब्लॉकेज लगा दिया, जिससे इसकी रिसोर्सेज रशिया की तरफ नहीं जा पाएंगे। इससे क्या हो गया, एक तरीके से फैमाइन छा गया, वहाँ भुखमरी फैल गई, ठीक है। प्रोडक्शन अच्छा हो नहीं रहा था, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा था, वो जा रहा था कहाँ पर, सोल्जर्स के लिए। लोग भूखे भूखे मरने लगे थे। अब क्या हुआ देखो, 1916 में जो रेलवे लाइन्स थी वो भी ब्रेक डाउन हो गई, वो भी तोड़ दी गई, ठीक है। एंड एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। और जो थोड़े से तंदुरुस्त लोग थे उनको कह दिया कि तुम लड़ाई में लड़ो जाके। सो एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। इससे क्या हुआ, लेबर की शॉर्टेज हो गई और जो छोटी मोटी वर्कशॉप वगैरह थी जो कि छोटा मोटा प्रोडक्शन करती थी, वो भी शट डाउन हो गए। सो लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। जितना थोड़ा बहुत ग्रेन वगैरह होता था ना, तो वो आर्मी को प्रोवाइड कर दिया जाता था। क्यों प्रोवाइड कर दिया जाता था, क्योंकि वो लोग वॉर लड़ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता था। सो फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कैरस। इससे क्या हुआ, ब्रेड है मतलब रोटी अनाज वगैरह जो था वो काफ़ी स्केयर हो गया, फेमाइन छाने लगी। So by the winter of 1916 riots at bread shops were common। तो 1916 के टाइम पे लड़ाई दंगे जो कि ब्रेड शॉप्स वगैरह पे, ठीक है, देखे जा रहे थे, वो एक तरीके से कॉमन थे। ओके, सो दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक एंड आफ्टर दैट we'll talk about the February Revolution which is an important topic at all। ठीक है, so here we'll see that the Duma will also be dissolved by the King Tsar Nicholas and but the जनता वगैरह होती है ना, वो मना करती है, कहता है मैं नहीं करने दूंगा, ठीक है। वो देखेंगे हम लोग। तो आज का ये टॉपिक था, आई होप यू लाइक इट। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल और कमेंट करिए, और ठीक है, और सब अच्छा रखिए, ठीक है। बाय बाय।